नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विषय में चर्चा हो रही है और पिछली जो वीडियो रही है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पदावधि वेतन से संबंधित, साथ ही साथ ये भी हमने बताया था कि जो शपथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाने की जो क्राइटेरिया है क्या है, इसके विषय में मैंने चर्चा किया था। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं उससे कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी कि उच्चतम न्यायालय को कौन कौन से क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, किन विषयों पर वह विचार करता है, कौन से मामले जो है सर्वोच्च अदालत में जाते हैं और किस प्रकार की सुनवाई का उसको अधिकार दिया गया है। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं इससे बराबर आपके परीक्षाओं में पूछते हैं। तो देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, तो उच्चतम न्यायालय के लगभग 5 क्षेत्राधिकार हैं। 5 क्षेत्राधिकार के माध्यम से यह मामले की सुनवाई करता है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। दूसरा जो है वह है अपीली क्षेत्राधिकार है। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। चौथा है जो पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार होता है। और अंतिम और 5वां है अंतरण का क्षेत्राधिकार। यह 5 प्रकार के क्षेत्राधिकार इन्हें प्राप्त है। जैसा कि बारी बारी से देखते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है, उच्चतम न्यायालय का जो पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि सुनवाई जो भी होती है सर्वोच्च अदालत में जो भी होती है, साथ ही साथ जो मामले लोअर कोर्ट से या अधीनस्थ कोर्ट से या अधीनस्थ न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय से इसमें जाते हैं, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं, तो मामले की प्रकृति जो है या मामले का स्वरूप कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है कि किस क्षेत्राधिकार में वह जाएगा। प्रारंभिक में जाएगा कि अपीली में जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन में जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं दी गई हैं। तो जैसा कि जानते भी हैं, सुनवाई का सबसे बड़ा जो सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। और ये भी जानते हैं कि सर्वोच्च जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट जो है, यह सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, यह सबसे बड़ी अपीली न्यायालय है, अपीली अदालत है। तो अब देखते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का जो व्याख्या किया गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 131 में दिया गया है। अनुच्छेद 131 में इस बात का पूरी तरह से व्याख्या किया गया है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार, ठीक है ना, किसी उच्च न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय हो को नहीं है। यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मामले जो होते हैं, इस मामले को सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को नहीं प्राप्त है। यह कौन कहता है? यह अनुच्छेद 131 कहता है। यानी कि जो मामले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे उसे हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय जो है उनको नहीं है सुनने का अधिकार। अब देखते हैं कि जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं इसमें कौन कौन से मामले जाते हैं।
तो भारत के संघ हों, ठीक है ना, भारतीय संघ हों, या एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हों, यदि कोई विवाद इन राज्यों में या भारतीय संघ शासित क्षेत्रों के राज्यों में एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद यदि कोई है, तो इसकी सुनवाई जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आती है। ठीक है ना। देखिए, केवल यह जानिए आप कि किस क्षेत्राधिकार में कौन सी सुनवाई की जाती है। आपके वनडे कंपटीशन में यही पूछता भी है कि विषय दे देगा कि जैसे यह दे दिया कि भारत संघ या भारत के संघ या एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद है, तो यह उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो किस क्षेत्राधिकार में आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। तो संघ हो या एक हो, एक से अधिक राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद हो, तो वो किस में आएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी विषय उसी प्रकार से है। दो राज्य हों, दो से अधिक राज्य हों, संघ शासित क्षेत्र हो, भारतीय संघ हो, भारतीय संघ से जुड़ा हुआ राज्य हो, तो कह रहा है दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद है या कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न हो गया हो, ठीक है ना भाई, कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न हो गया हो, तो उसकी सुनवाई किसके अंतर्गत होती है? यह उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में होती है। चूंकि राज्य के मध्य विवाद का, जैसे चूंकि राज्य जो बनता है, तो राज्य बनने की जो क्राइटेरिया है, राज्य बनने की जो शर्त है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वह क्या है कि जैसे किसी राज्य की अपनी जनसंख्या होनी चाहिए, है ना, उसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए, है ना, उसकी सरकार होनी चाहिए और उसका अपना भूभाग होना चाहिए। यह चारों विषय ऐसे हैं, किसी राज्य को, किसी भारतीय संघ को बनाने का एक मानदंड है। तो कोई सीमा विवाद हो, कोई जनसंख्या का मामला हो, कोई भूमि विवाद हो राज्यों के संबंध में, तो एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, ऐसे वैधानिक अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका जो सुनने का अधिकार है वह उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है ना। ये तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी आता है ना। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में समवर्ती क्षेत्राधिकार जो आता है, मुख्य रूप से यदि जो मूल अधिकार आपके प्रदान किए गए हैं, तो जैसे वर्तमान समय में जो मूल अधिकार आपके हैं वो 11 मूल अधिकार बताए गए हैं, जैसा कि वो तो मूल कर्तव्य 11 हैं। जो इस समय मूल अधिकार हैं आपके 6 हैं, है ना, लिखित रूप से, कार्य रूप में, है ना, यह 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं। 7वां जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो उसे वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। यदि मूल अधिकार के संबंध में, मूल अधिकार को परिवर्तित करने के संबंध में या परिवर्तित करने के लिए कोई विवाद उत्पन्न होता है, यूँ कहें कि मूलाधिकार को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, यानी कि मूल अधिकार को परिवर्तित करना है, तो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत ही वह परिवर्तित कर सकता है। यह कौन कहता है? यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है ना। यह इन अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय जो है कई प्रकार के रिट जारी कर सकता है। यानी कि समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को यदि लागू करना है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से मामले जाएंगे, यानी कह रहा है कि यदि मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए, यानी कि यह कौन कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है। अनुच्छेद 32 में समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की व्याख्या किया गया है। तो यह क्या है कि यदि मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट बदलना चाहता है तो विभिन्न प्रकार के रिट जारी कर सकता है ना।
यह समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्र में आता है। कौन कौन से रिट जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है ना, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, अधिकार परीक्षा रिट और उत्प्रेषण रिट। जो ये रिटें हैं ये 5 प्रकार की होती हैं। देखिए 5 प्रकार की रिट होती हैं, जिसमें हाई कोर्ट भी बहस करता है और सुप्रीम कोर्ट भी बहस कर सकता है। यानी कि रिटों के संबंध में हाई कोर्ट भी इस प्रकार के मामले में बहस करता है और सुप्रीम कोर्ट भी बहस करता है। तो जो मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मामले आते हैं। चलिए ठीक है, ये तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया पहला, यानी उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया। अब दूसरा जो क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, दूसरा जो क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है यह अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक ना, पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिन मामले की देखरेख करता है सुप्रीम कोर्ट, ये हमने बताया, और दूसरा जो है ये अपीली क्षेत्राधिकार। तो जैसा कि आप जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 132 है ना, 132 क्या करता है? देश की सबसे बड़ी अपीली न्यायालय यह सर्वोच्च न्यायालय है, यह तो आप जानते भी हैं। सबसे बड़ी अपीली न्यायालय आपका उच्चतम न्यायालय है। यह सभी उच्च न्यायालयों और सभी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध सुनने का अधिकार इसे प्रदान किया गया है। यानी कि अपीली न्यायालय में, अपीली न्यायालय मतलब होता है कि जो निचली अदालत हैं, जैसे अधीनस्थ न्यायालय हों या हाई कोर्ट हों, है ना, उच्चतम न्यायालय हों, उनके विरुद्ध सुनने का अधिकार है ना। सुप्रीम कोर्ट को या उच्चतम न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय, यह तो आपको पता है कि सबसे बड़ी अपीली न्यायालय है। लेकिन जो उससे निचली अदालत है, यानी कि कह रहा है कि उच्च न्यायालय हो या उससे अधीनस्थ न्यायालय हो, उसके विरुद्ध सुनने का अधिकार है। यानी कि यह कह रहा है कि हाई कोर्ट ने या किसी अधीनस्थ न्यायालय ने यदि किसी प्रकार का निर्णय दे दिया हो जो विधि विरुद्ध हो, है ना, किसी प्रकार का निर्णय दिया हो जो वैधानिक महत्व का ना हो या विधि विरुद्ध हो, उसके विरुद्ध सुनने का अधिकार है। यानी उसके खिलाफ, उसके निर्णय के खिलाफ सुनने का अधिकार है। तो अपीली क्षेत्राधिकार में अब देखते हैं कौन कौन से मामले आएंगे। अब अपीली क्षेत्राधिकार, जैसे अपीली क्षेत्राधिकार में आता है वैधानिक मामलों में सुनने का अधिकार। तो अपीली क्षेत्राधिकार में वैधानिक मामले कौन है? तो विधि का कोई प्रश्न अगर उत्पन्न हो गया हो, तो इस प्रकार से यदि विधि का कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया हो तो उसके विरुद्ध सुनने का अधिकार है। ये कह रहा है कि जो संवैधानिक मामले होते हैं, खासकर संवैधानिक मामले में की गई अपील की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का भी गठन किया जाता है। अब कह रहा है कि विधि का कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया हो तो इसके लिए क्या किया जाता है? तो एक संवैधानिक पीठ गठित किया जाता है। और संवैधानिक जो पीठ गठित होता है, अब कोई ऐसा लोक महत्व का मामला हो जिसपे अविलंब सुनवाई करनी जरूरी हो, तो क्या है कि संवैधानिक पीठ एक गठित की जाएगी जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। 5 न्यायाधीशों की एक जो है संवैधानिक पीठ गठित होगी कि उस मामले की सुनवाई की जाए। जैसे एक मामला रहा जो बहुत लोक महत्व का था, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले जो थे 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, लिब्राहन आयोग उसके लिए गठित किया गया था जांच करने के लिए। तो आयोग की अपनी अलग संतुति रही, लेकिन उस मामले में अंतिम निर्णय यह संवैधानिक पीठ गठित करके ही आया था। तो ये संवैधानिक पीठ जो है, इस तरह का कोई लोक महत्व का मामला होता है तो संवैधानिक पीठ के गठित करने के बाद जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं, उस मामले का निस्तारण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो है दीवानी मामले में भी इसको अधिकार है कि किसी दीवानी मामले में भी
यह सुन सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है? 133, अनुच्छेद 133। यानी कि अब दीवानी मामले में खासकर ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विधि का कोई प्रश्न या कोई सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो जिस पे अविलंब सुनवाई करनी आवश्यक हो, तो उसमें क्या करता है कि सुनवाई करने का उसे अधिकार दिया गया है। मामले में विधि या सार्वजनिक महत्व का कोई सारभूत तत्व या सारभूत प्रश्न शामिल हो, मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक माना गया हो, तभी जो है उस पे दीवानी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। और क्या है? तीसरा है आपराधिक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को सुनने का अधिकार है। यह किसमें आता है? अपीली क्षेत्राधिकार में आता है। तो जैसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा यदि किसी आपराधिक मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध यदि अपील करना चाहते हैं तो यह संविधान का अनुच्छेद 134 के अंतर्गत आता है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 134 क्या कहता है कि किसी आपराधिक मामले में सुनने को उसको अधिकार है। अब उच्च न्यायालय ने अपील में की गई यदि अभियुक्त दोष सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना, यदि हाई कोर्ट ने उसे दोष सिद्ध कर दिया हो, तो आप रिलीफ पाने के लिए यह आपराधिक मामले में जो भी आपको निचली अदालत ने सजा दी हो, सजा की प्रकृति किसी प्रकार की हो, तो आपको रिलीफ अगर प्राप्त करना है तो आप अपीली न्यायालय में यानी सर्वोच्च अदालत यानी कि उच्चतम न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आप यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो मामले आते हैं तो उच्चतम न्यायालय में इसी प्रकार के इसके क्षेत्राधिकार हैं। तो मैंने पहले बताया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत आता है, और दूसरा बताया अपीली क्षेत्राधिकार के में कौन कौन से मामले आते हैं। हाँ, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तीसरा है मैंने उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पहला बताया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अपीली क्षेत्राधिकार, दो बताया था। तीसरा देखिए परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अब देखिए परामर्श की बात आ रही है, तो यह परामर्श जो बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद 143 में बाकायदे इस बात की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 143 में इस बात को कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है यह किसी भी मामले में यदि उच्चतम न्यायालय किसी प्रकार का निर्णय दे दिया हो, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है जब उसे यह प्रतीत हो कि कोई विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया हो या उत्पन्न होने की संभावना हो जो ऐसे प्रकृति का है या ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति राय मांग सकता हो। किस मामले में मांग सकता हो? कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि विधि का कोई प्रश्न ऐसा उत्पन्न हो गया हो या उत्पन्न होने की संभावना हो, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांगता है। किस प्रश्न पर? विधि का कोई प्रश्न ऐसा उत्पन्न हुआ हो या भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना हो। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है, बाध्य नहीं है। यानी कि कह रहा है कि कोई मामला हो, ठीक है ना,
सुप्रीम कोर्ट उस पर बहस करके या सुनवाई करके उस मामले पर वह राष्ट्रपति को राय दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है। यह कौन कहता है? संविधान का अनुच्छेद 143 कहता है। अब देखिए कि अब ये कह रहा है कि राय मांगने के लिए बाध्य नहीं है, राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है। यानी कि उच्चतम न्यायालय का अपना विवेक होगा को राष्ट्रपति को राय दे, और राष्ट्रपति राय मांग सकता है किसी मामले पर, ठीक है ना। परामर्शदात्री मतलब परामर्श की ही बात हो रही है, राय देने की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति किसी मामले पर जो विधि का प्रश्न हो, भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना हो, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय मांगता है, परंतु उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी परिपाटी बनाई गई है, ऐसी परिपाटी जो है वैधानिक परिपाटी बनाई गई है। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जो आता है, यह संविधान का अनुच्छेद 143 इसकी व्याख्या करता है। चौथा देखते हैं, पुनराविलोकन क्षेत्राधिकार है। तो पुनराविलोकन क्षेत्राधिकार यह जो है, यह अनुच्छेद 137 में इसकी व्याख्या की गई है। तो न्यायिक पुनराविलोकन यानी कि एक न्यायिक पुनराविलोकन होता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या जिला सत्र न्यायालय हो या मुंसिफ न्यायालय हो और न्याय पंचायत न्यायालय हो, तो सभी को न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है कि मामले की पुनः सुनवाई की जाए। वह विषय अलग है, लेकिन जो पुनराविलोकन का क्षेत्राधिकार है, तो पुनराविलोकन का यानी पुनः विचार करिए, तो यह क्या है? यह क्या है कि जैसे उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि संसद हो, भारतीय संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, खासकर ये कह रहा है कि इनके द्वारा पारित कोई अधिनियम हो, यानी संसद द्वारा पारित अधिनियम हो या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम हो, तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधानिकता का पुनराविलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। यानी कि यह कह रहा है कि संसद द्वारा बनाया गया या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम हो, साथ ही साथ कार्यपालिका का कोई आदेश हो, यदि उसका पुनराविलोकन करना है तो यह संविधान का अनुच्छेद 137 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट उस अधिनियम यानी संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया अधिनियम या कार्यपालिका द्वारा दिया गया आदेश कोई हो, ठीक है ना, उसका पुनराविलोकन कर सकता है, ठीक है ना। तो पुनराविलोकन की जो शक्ति है इस प्रकार की दी गई है। तो पुनराविलोकन क्षेत्राधिकार में इस प्रकार के मामले आते हैं, कोई अधिनियम, कोई कार्यपालिका का आदेश का पुनराविलोकन करने की शक्ति जो है यह उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, पुनराविलोकन क्षेत्राधिकार के तहत दिया गया है। चलिए पांचवा देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पांचवा जो क्षेत्राधिकार है, अंतरण का क्षेत्राधिकार है ना। तो अंतरण का एक तरह से हस्तांतरित की बात कर रहा है, ट्रांसफर की बात कह रहा है ना। अंतरण का क्षेत्राधिकार, देखिए कुछ ऐसे इसमें जो क्षेत्राधिकार हैं, कुछ अपने जो शब्द हैं वो उसकी व्याख्या भी करा रहे हैं एक तरह से। परामर्शदात्री, उधर हमने बताया था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली, तो अपील किस किस मामले में होती है, परामर्शदात्री तो इसमें परामर्श देने का, पुनराविलोकन क्षेत्राधिकार पुनराविलोकन करने का, और अंतरण का मतलब हस्तांतरण का, एक तरह से ट्रांसफर का। तो अंतरण का क्षेत्राधिकार जो है, यदि मान लीजिए अंतरण का क्षेत्राधिकार में कौन से मामले आएंगे, उच्चतम न्यायालय में कौन से मामले जाएंगे, उच्च न्यायालय में कोई लंबित मामला हो, ठीक है ना, उच्च न्यायालय में कोई लंबित मामला हो तो वह उच्च न्यायालय में लंबित मामले को अपने यहाँ
अंतरित करने की बात करता है कि आपके यहाँ हाई कोर्ट में कोई मामला अगर पेंडिंग में है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है मेरे यहाँ भेजिए, तो ये अंतरण के क्षेत्राधिकार में आता है। तो हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले पेंडिंग में पड़े हैं, बहुत दिनों तक न्याय नहीं मिल पाती, तो यह जो अधिकार दिया गया है अंतरण के क्षेत्राधिकार में आता है। साथ ही साथ ये भी है, अंतरण के क्षेत्राधिकार में एक अधिकार और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी उच्च न्यायालय में लंबित मामले को किसी उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना या अंतरित करना। जैसे कोई मामला अगर इस तरह से है कि किसी जो भी अभियुक्त हो, तो हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो, मान लीजिए गुजरात हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो और वहाँ जो वादी है खासकर उसको लगता है कि यहाँ निर्णय नहीं मिल सकता हमको, या यहाँ निष्पक्ष न्याय नहीं हो सकता है, तो वह क्या है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय या उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो किसी हाई कोर्ट में उस मामले को अंतरित कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि इस मामले की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट से महाराष्ट्र हाई कोर्ट में की जाती है, वहाँ सुनवाई होगी, या उत्तर प्रदेश के जहाँ भी हाई कोर्ट वहाँ पे सुनवाई की जा सकती है, कर्नाटका हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, इस प्रकार के मामले जो हैं। तो किसी उच्च न्यायालय में यदि कोई लंबित मामला हो और उसे सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस मामले को यानी कि इस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया जाए, तो वह किसी सर्वोच्च न्यायालय वह किसी उच्च न्यायालय में लंबित मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित कर सकता है। ठीक है ना, तो यह अंतरण के क्षेत्राधिकार में आता है। 2 प्रकार की बातें इसमें आती हैं। तो जैसा कि मुझे विश्वास है, चूँकि यह बहुत विस्तृत है, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के जो विषय हैं और क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो 5 प्रकार के हैं, ये बहुत ही विस्तृत है, लेकिन बहुत शॉर्टकट में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।